Hello students, let's begin with our 6th chapter of business studies, that is staffing. So what is staffing? Staffing is mainly appointing the right people to the job in the right time. This means कि ऑर्गेनाइजिंग में हमने प्लानिंग में सबसे पहले क्या किया था, अपने प्लान्स ड्रॉ कर लिए थे, गोल्स डिसाइड कर लिए थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड उन गोल्स को अचीव करने का मीन्स. एंड इन ऑर्गेनाइजिंग व्हाट वी डिड, हमने ये अपना रिसोर्सेज का बैलेंस देखा कि जितनी हमारी रिसोर्सेज हैं हमारे पास उतनी ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इनफ है या नहीं, एंड उनको ड्यूटीज असाइन कर दी. नाउ स्टाफिंग इज द स्टेज वेयर वी असाइन द पीपल, वेयर वी असाइन द जॉब एप्लीकेंट्स to apply for a particular position that is vacant in our organization. And staffing is mainly the process of obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory workforce. That means कि पहले उनको obtain करना and then उनको maintain भी करना. That means कि उनका morale boost करना, continuously उनका performance appraisal करना ताकि कभी भी उनका performance जो है वो down ना जाए. तो स्टाफिंग अदरवाइज इज अ थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, बिकॉज एज देयर इज सम वेकेंट पोजीशन तो देयर इज नीड टू अपॉइंट समवन. जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन वेकेंट होती है तो उस टाइम पे उस वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए स्टाफिंग का जो पूरा होल प्रोसेस है दैट बिगिंस. So staffing is mainly appointing the human resource which is the most important asset for the organization. So there is some importance of staffing. Firstly, it helps in discovering the competent talent with various skills. कि बेस्ट टैलेंट जो है, जितने भी अवेलेबल हमारे पास एप्लीकेंट्स हैं, उन अवेलेबल एप्लीकेंट्स को कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है दैट देयर इज़ अ वैकेंसी इन जॉब. ऑल दिस कम्स अंडर स्टाफिंग एंड देन वी हैव टू टेक केयर कि जो भी हम एप्लीकेंट्स या जो भी चूज़ कर रहे हैं हम कैंडिडेट्स, दे शुड बी कॉम्पिटेंट विथ वेरियस स्किल्स. देन इज इट हेल्प्स इन फाइंडिंग राइट पीपल फॉर अ राइट जॉब. एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन सा पर्सन सूटेबल है, दिस वी कम अंडर दिस थिंग वी कवर अंडर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, that we have to appoint which person for the which job as per his capabilities and knowledge and skills. Then is that it helps in optimum utilization of resources. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होएगी, दैट मीन्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव रिसोर्सेज यूज होएंगी, बिकॉज हमने जब पर्सन अपॉइंट किया था हमने एज पर स्किल्स उसको अपॉइंट किया था उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग. सो वो प्रॉपरली उसको हम ट्रेनिंग दे के और एफिशिएंट कर सकते हैं एंड इससे हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होएगी. अगर हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस प्रॉपरली चल रहा है, वी आर असाइनिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब एंड ऑल्सो मेंटेनिंग देम to be satisfied in the organization by motivating them and boosting their morale. Then is next is it improves job satisfaction and motivation of the employees or workers working there, because staffing involves that we should appoint the right person for the job. So अगर वो अपनी जॉब में अच्छा होएगा, एफिशिएंट होएगा, उसको अपनी जॉब से अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, कंपनसेशन दी जाएगी, इंसेंटिव दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली ही विल बी मोटिवेटेड एंड उसका जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो भी इंक्रीज होएगा एंड अल्टीमेटली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इम्प्रूव होएगी. एंड देन इज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एनी वेस्टेजेस. एक्सीडेंट, वेस्टेजेस वगैरह के चांसेस भी कम हो जाते हैं, बिकॉज हमने पर्सन को उसकी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किया था एंड देन हम उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देते रहते हैं जिससे कंटिन्यूसली वो न्यू स्किल्स को लर्न करता रहे एंड अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करे. सो दीज वर दी सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. देन नेक्स्ट इज staffing as a part of human resource management. Now staffing is mainly hiring the right person for the right job and also maintaining them and motivating them to stay there in the organization through their planning, their compensation, performance appraisal and by giving them various incentives. Human resource is mainly like जो भी हमारा human resource होता है organization का, as we have discussed earlier also that it is the very important asset of the organization. तो उनके लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको हायर करने से लेके उनको डेवलप करने तक एंड उनका टाइम टू टाइम अप्रेजल, उनका परफॉर्मेंस चेक करने तक, ये जो भी एक्टिविटीज़ होती है ये मेनली होती है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की. जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पे ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सेपरेट होता है जो पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए होता है, उनकी सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट एंड उनकी
कंपनसेशन कैसे प्लान करनी है, कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम है उनकी हेल्थ सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना, तो ये सब जो भी चीज़ें होती है ये मेनली आती है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर। बट जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पे कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं होता, ऑल दी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेम मैनेजर्स। वही मैनेजर्स जो होते हैं मेनली वही पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू करते हैं। So there are some responsibilities which human HR manager has to do. He has to firstly analyze the job and prepare the job description. पहले उसको ये देखना है कि कौन कौन सी जॉब्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी में, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स कि जॉब में उस पर्टिकुलर जॉब में करना क्या होएगा, डेली टास्क क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होएगी, एंड वो किसको असाइन करनी है अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट इज ही गोस फॉर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में अब वो क्या करेगा, जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो उनको नीड है कैंडिडेट्स की उस वेकेंट पोजीशन, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, ही विल गो सर्चिंग फॉर दैट कैंडिडेट्स। देन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज़। अब उनको हायर कर लिया, रिक्रूट कर लिया, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उनको प्रॉपरली ट्रेन करना है एज पर दी जॉब, जो करंट जॉब है, एंड कंटिन्यूस उनकी डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए। लर्निंग ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, सो दैट कि वो फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर्ड होते रहे। साथ में फ्यूचर में हायर पोजीशंस अगर उनको प्रमोट करना है तो उसके लिए उनको पहले से ही बिफोर हैंड वी प्रिपेयर देम। Then is providing social security and welfare of the employees. Social securities provident fund या किसी भी कंपनी के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उनको देते हैं हम। सोशल सिक्योरिटी इन द सेंस कि उनकी जॉब सिक्योरिटी उनके पास रहती है, कि उनको विदाउट एनी मेजर रीज़न टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो होता है वो मेंशन होता है। एंड वेलफेयर मीन्स कि ये चेक करना है कि उनकी कहीं पे भी हेल्थ सेफ्टी को कोई रिस्क तो नहीं है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोसेस होते हैं, तो मशीन्स को हैंडल करना होता है, तो वहाँ पे प्रॉपर जो भी मेजर्स गाइडलाइंस लेनी है एम्प्लॉयज़ के वर्क के रिगार्डिंग, वो सब HR मैनेजर डिसाइड करेगा। एंड देन इज़ हैंडलिंग लेबर कंप्लेंट्स, कि जो भी लेबर है अगर उनको कोई भी कंप्लेंट है वर्क के रिगार्डिंग, दैट मीन्स कि उनको कंप्लेंट है मैनेजमेंट से, कोई भी कंप्लेंट है या फिर वो कुछ भी उनको प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में जिसके कारण वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो उन कंप्लेंट्स को अच्छे से हैंडल करना। देन जो भी लेबर है उनके साथ कम्युनिकेट करके जो भी डिसीजंस है वो टॉप मैनेजमेंट, दैट मीन्स CEO या ओनर है कंपनी के, उनके साथ डिस्कस करना एंड उन कंप्लेंट्स को एफिशिएंटली हैंडल करना। लास्ट इज डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। कोई भी लॉ सूट्स है, कोई भी कंप्लेंट्स है, जो भी है लेबर ने कंप्लेंट्स की है या कोई भी ग्रीवियंस है कंपनी के अगेंस्ट, ह्यूमन दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड कुछ भी है, तो वो वैसी जो लॉ सूट्स होती है वो भी HR मैनेजर को ही डिसाइड, उसमें डिफेंड करना होता है कंपनी को। देन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टाफिंग प्रोसेस, कि मेनली ये स्टाफिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, एंड स्टेप बाय स्टेप वील कवर दी इट्स प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में हम ये चेक करते हैं कि हमें फ्यूचर में कितनी नीड होएगी मैन पावर की। दैट मीन्स कि स्टाफिंग इज़ नॉट दैट कि हम वेट करते हैं कि पोजीशन वेकेंट हो, उसके 2-3 डेज बाद हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, नो। बिकॉज अगर हम वेट करेंगे तो ऐसा होएगा कि वो 2-3 डेज़ के लिए भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन चले जाएगी। इनफैक्ट स्टाफिंग इज़ अ लेंथी प्रोसेस, इतना छोटा प्रोसेस नहीं होता कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। इट टेक्स मैनी डेज, इसीलिए हमें बिफोर हैंड अपनी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट्स है उनको एस्टिमेट करना पड़ता है। मैन पावर की दैट मीन्स हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए एंड फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की नीड होएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी डिसाइड दी टाइप एंड नंबर, वी डिसाइड दी टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। सो टाइप से मेनली मीनिंग क्या है कि टाइप मीन्स कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो स्किल्स है, जो नॉलेज है वो राइट है या नहीं है, जैसी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नीड है। तो टाइप एंड नंबर हम एनालाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करते हैं कि अगर जितना टाइप एंड नंबर हमारे पास अवेलेबल है वो ज़्यादा है जितना हमें रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हमने क्या किया हुआ है, ओवर स्टाफिंग। In that case we have done overstaffing if type and number of employees available are more than required.
जितने रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर हमारे पास अवेलेबल है तो दैट मीन्स हमने ओवर स्टाफिंग की हुई है, तो वो हम डिपार्टमेंट्स में उनको शिफ्ट कर सकते हैं सो दैट जहाँ पे वेकेंट पोजीशंस है या जहाँ पे नीड है वहाँ पे उनको हम प्रॉपरली स्टाफ कर दें। बट अगर हमारा अवेलेबल वाला जो नंबर है, जितने हमारे पास अवेलेबल हैं दैट इज़ लेस देन रिक्वायर्ड, जितने हमें रिक्वायर्ड है उससे कम अवेलेबल है, दैट मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है, अंडर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग के केस में हमें अब क्या करना पड़ेगा, नाउ नेक्स्ट स्टेप्स विल स्टार्ट, कि जो ये मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करने के बाद जो सेकंड स्टेप होएगा वो कब स्टार्ट होएगा, व्हेन देयर इज अंडर स्टाफिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि पोजीशन ज़्यादा है, रिक्वायर्ड हमें ज़्यादा है बट अवेलेबल हमारे पास कम है। एंड इफ बोथ ऑफ दीज आर इक्वल दैट मीन्स वी हैव राइट स्टाफ, जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितने अवेलेबल है एंड जितने रिक्वायर्ड है दैट इज सेम, सो दैट मीन्स हमने राइट स्टाफिंग की हुई है, ना तो ओवर स्टाफिंग है ना ही अंडर स्टाफिंग है। सो वी गिव द नेम, type and number available in the organization is known as workforce analysis. This is very important question for 1 marks. That means कि जितने हमारे पास available हैं type and number of employees, that is known as workforce analysis. Type and number available is workforce analysis and type and number of employees required is known as workload analysis. Workload, so workforce is available and workload is required, number and type of employees required. So mainly ये two analysis हम करते हैं estimating the manpower requirements. Then second step is we'll start with the second step, that is recruitment. What is recruitment? Recruitment is mainly कि सर्च करते हैं हम, हमें जो भी एप्लीकेंट्स की नीड है, जो भी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स है जो हमारी जॉब वेकेंट पोजीशन को फिल कर सकते हैं, वी स्टार्ट सर्चिंग विद देम। सो इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हम एक पूल क्रिएट कर लेते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, जो कि हमारे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उस पूल में से हम नेक्स्ट स्टेप में जाके बेस्ट कैंडिडेट, जो भी सूटेबल कैंडिडेट होएगा उस जॉब पोजीशन के लिए, उसको सिलेक्ट कर सके। तो रिक्रूटमेंट में हमारा मेन एम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूल हम क्रिएट करें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, सो दैट जितनी ज़्यादा पर्सन्स होंगे उतना ही व्हेन वील डू सिलेक्शन, तो उतना ही हमारे लिए इजी होगा कि वाइडर चॉइस हमें मिल जाएगी कि जो भी पर्सन बेस्टली उस पोजीशन के लिए सूटेबल है बेस्ट मैनर में, उसी को हम सिलेक्ट करें। तो रिक्रूटमेंट के मेनली 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल सोर्सेज मेनली जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हम रिक्रूट करते हैं, एंड एक्सटर्नल सोर्सेज दैट वी रिक्रूट आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन, थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन। जो भी अब हमने रिक्रूटमेंट में पूल क्रिएट किया था कैंडिडेट्स का, जॉब कैंडिडेट्स का, क्वालिफाइड प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का, उसमें से अब हमने सिलेक्शन करनी है। दैट मीन्स बेस्ट कैंडिडेट जो भी है हमारी जॉब के लिए, हमने उसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन में हमें बहुत अच्छे से ये टेक केयर करना होता है मैनेजर्स को कि जो भी पर्सन सिलेक्ट हो रहा है वो उस जॉब के लिए सूटेबल हो बेस्ट मैनर में, एंड उसको ये क्लियर करना है कि किस सीरियसनेस के साथ जॉब परफॉर्म करनी है। इट डजेंट मीन दैट अगर हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं तो वो नाउ ही इज़ फ्री, वो जैसा मर्जी परफॉर्म करे। उसको सीरियसली जॉब को लेना है एंड कंपनी के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सीरियसली उसको अचीव करने में हेल्प करनी है कंपनी की। देन इज फोर्थ स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में मेनली क्या होता है कि जो भी पर्सन, जो भी अब हमने न्यू कैंडिडेट अपॉइंट किया है, उसको उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन देनी, असाइन करनी, कि उसकी जॉब असाइन करना एंड रिक्वायरमेंट्स बताना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उसकी जॉब को डिस्क्राइब करना कि उसको डेली टास्क क्या होंगे एंड कैसे उसकी डेली रूटीन, कैसे उसके रिजल्ट्स को मेजर करेंगे। तो उसकी जॉब की उसको एक इंट्रोडक्शन देना कि कैसे उसको डेली परफॉर्म करना है। एंड ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग दैट न्यू एम्प्लॉय टू दी ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोड्यूस मीन्स कि उसको हेल्प करवाना कि ताकि वो जल्दी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट कर ले, सेटल कर ले। तो ये ओरिएंटेशन में मेनली कुछ भी उसको ग्रुप डिस्कशंस दे सकते हैं, या फिर ऑडियो विजुअल, या फिर किसी भी मैनर में हम उसको क्लियर कर सकते हैं कि कंपनी की गाइडलाइंस क्या है, सिक लीव्स क्या होंगी, अदर प्रोसीजर्स जो भी हैं वो हम ओरिएंटेशन में कंपनी के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि उसके कलीग्स कौन है, उसके सुपीरियर कौन है और उसके सबॉर्डिनेट्स इफ़ हैं तो कौन है,
तो इसमें ओरिएंटेशन में हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंपनी से, एंड प्लेसमेंट में हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसकी जॉब से, कि उसकी जॉब में उसको क्या क्या परफॉर्म करना पड़ेगा। देन इज नेक्स्ट स्टेप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अब हमने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ही इज़ परफॉर्मिंग, बट कोई भी अगर एम्प्लॉई आ रहा है, इवन इफ़ ही इज़ फ्रेशर और ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, फ्रेशर के केस में ट्रेनिंग ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बिकॉज ही हैज़न्ट टेकन एनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बट इन केस ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, बिकॉज वो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करके आया है, बट स्टिल ही नीड्स ट्रेनिंग, बिकॉज पर्टिकुलर हर ऑर्गेनाइजेशन का वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट होता है, तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्रेन करना पड़ता है जो भी हम एम्प्लॉई को हायर कर रहे हैं। सो इसमें मेनली ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो भी करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो उसको टाइम टू टाइम वो स्किल्स वो प्रोवाइड करना, उसकी नॉलेज को अपग्रेड करना, एंड कोई अगर न्यू स्किल लर्न करना है तो उसके लिए भी उसको बिफोर हैंड जो भी ट्रेनिंग है वो देनी है। एंड डेवलपमेंट इट इज़ कंटिन्यूस। डेवलपमेंट मीन्स कि उसके पर्सनल माइंड की ग्रोथ, लर्निंग एबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। टाइम टू टाइम कुछ भी कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं या कुछ भी ग्रुप डिस्कशंस हो, सेमिनार्स हो सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाए, मे बी थ्योरेटिकल नॉलेज और इन सम अदर काइंड ऑफ नॉलेज, जिससे उनके स्किल्स जो है वो अपग्रेड हो, लर्निंग जो है वो अपग्रेड हो। पर्टिकुलरली मे बी वो पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड हो सकता है और नहीं भी हो, बट स्टिल हम उनको डेवलप कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर पोजीशंस के लिए प्रिपेयर्ड हो एंड उनकी पर्सनल ग्रोथ हो, बिकॉज अगर उनकी पर्सनल ग्रोथ होएगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। Performance appraisal means systematically evaluating the performance of employees against predetermined standards. जो भी employees हैं उनकी performance को appraise करना, कुछ standards जो हमने set किए हुए, standard means कि हमने उनको कुछ goals दिए हुए थे, कुछ common goals थे, कंपनी के कुछ targets थे जो कि उनको दिए थे, एंड particularly कुछ goals उनके लिए थे कि वो कैसे अपना contribute करें, अपना रोल इन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। तो हम चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जितने बेंचमार्क था उतनी उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने अचीव की है या नहीं की है। तो जो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कि वो कैसा लाइक किन इंटरवल्स पे कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, एनुअली कर रहे हैं। मेनली ऑर्गेनाइजेशंस में एनुअली ही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसमें मेनली हम उनको उनके लूप होल्स बताते हैं कि कहाँ पे उनकी जो थी एफिशिएंसी नहीं थी जिसके कारण डेविएशन आई है परफॉर्मेंस में, एंड इफ़ दे हैव परफॉर्म्ड इन वेरी गुड मैनर, तो अगर उनमें पोटेंशियल है ग्रो करने का फ्यूचर में, तो उनको हम प्रमोट भी कर सकते हैं या ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो हमें ये चेक करने के लिए कि उनमें कितना पोटेंशियल है फ्यूचर पोजीशंस के लिए, कितना वो डेवलप हो सकते हैं, उसके लिए भी हम मेनली उनका परफॉर्मेंस जो है वो अप्रेस करते हैं टाइमली, टाइम टू टाइम हम ये करते रहते हैं। देन इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इफ़ अ एम्प्लॉई इज़ परफॉर्मिंग लाइक वेरी गुड, जैसे कंपनी को रिक्वायर्ड है, वो गोल्स अचीव कर रहा है, टाइम पे आ रहा है, डिसिप्लिन्ड है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उस पर्सन को प्रमोट कर देंगे। दैट मीन्स उसको हायर जॉब पोजीशंस पे हम प्लेस कर देंगे जहाँ पे इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, पे भी ज़्यादा होएगी, रिवॉर्ड्स होएंगे, एंड स्टेटस जो है वो भी उसका बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा, उसको फ्यूचर के लिए भी, वो अपने करियर के लिए भी उसकी प्लानिंग हो जाएगी। उसकी जब ग्रोथ होती रहेगी कंटिन्यूसली तो ही लर्न न्यू थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी एंड पे भी बढ़ेगी। इससे उसकी जो वो बोर नहीं होएगा एक जॉब को परफॉर्म करके, तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होएगी एंड कंपनी के अल्टीमेट गोल्स भी जो हैं वो अचीव हो जाएंगे। देन लास्ट स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस इज कंपनसेशन। तो जो कंपनसेशन में मेनली जो भी फॉर्म्स होंगी, चाहे उसको डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स में दे रहे हैं हम या फिर कोई भी और इनडायरेक्ट रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, तो वो ओवरऑल टोटल उनका जो सम है वो कंपनसेशन के अंडर आएगा। मॉनेटरी में मेनली क्या होता है, लाइक जो हमने उसको सैलरी वगैरह दी और वेजेस दे दिए, दैट इज़ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एंड इनडायरेक्ट क्या होएगा कि हम उसको रेंट फ्री होम दे रहे हैं या फिर हम उसकी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कुछ भी ऐसे जो मनी टर्म्स में हम डायरेक्टली नहीं उसको दे रहे हैं, सैलरी वेजेस के अलावा हम कुछ भी दे रहे हैं, लाइक उसके चिल्ड्रन की एजुकेशन फ़ीस जो है वो कंपनी दे रही है, और उसको होम दिया हुआ है कि जिसका कोई रेंट नई कंपनी चार्ज कर रही है। तो ऐसे जो इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स होते हैं और डायरेक्ट इंसेंटिव्स, इनका जो सम टोटल होता है दैट कम्स अंडर कॉम्पनसेशन। सो जो ये मेनली 3 स्टेप्स थे
ये वो कंपनीज करती हैं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं है। जो लास्ट 3 स्टेप्स वी हैव डिड, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन, तो ये वो कंपनीज करती है जहाँ पे सेपरेट HR डिपार्टमेंट नहीं है। जहाँ पे सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये 3 फंक्शंस वो डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा, बट जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पूरे 8 फंक्शंस जो भी मैनेजर्स है कंपनी के वही परफॉर्म करेंगे। सो दिस वाज द स्टाफिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज स्टाफिंग में मेनली 3 थिंग्स हमारे पास जो मेन है जिन पे हम फोकस करेंगे आगे, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्टली वील स्टार्ट विद रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट में मेनली क्या था, सर्चिंग, हमने सर्च करना है, एक पूल क्रिएट करना है कैंडिडेट्स का, एंड जॉब कैंडिडेट्स को हमने सर्च करना है कि जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स है जो आगे चल के हमारी ऑर्गेनाइजेशन वेकेंट पोजीशंस के लिए सूटेबल हैं, उनको हम क्या करते हैं इसमें सर्च करते हैं फॉर दी जॉब कैंडिडेट्स। सो देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ hiring, of searching for these people and hiring them। तो वो 2 सोर्सेज मेनली इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हम रिक्रूट कर सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में मेनली क्या होता है कि जब हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही उनको रिक्रूट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम कहीं बाहर जाके ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वेकेंट पोजीशंस के लिए जो भी रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको हम हायर कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज के अंदर मेनली हमारे 2 कवर होते हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र एंड प्रमोशंस। ट्रांसफ़र में अब मेनली क्या होता है कि इट मीन्स कि हम एम्प्लॉयज़ को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हैं, और उनकी लाइक शिफ्ट्स होती हैं, नाइट शिफ्ट होती है, किसी की डे शिफ्ट होती है, तो शिफ्ट्स में इंटरचेंज कर रहे हैं। सो इससे क्या होता है कि उनकी ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ना ही पे इंक्रीज़ हो रही है, ना ही उनको कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। जस्ट हम एक जहाँ डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफ था, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ से हमने उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सो दिस इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग मीन्स कि वी हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। कोई भी उनका हमने पे स्केल या रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी इंक्रीज़ नहीं किया है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट एक जॉब से दूसरी जॉब में हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मेनली क्या होता है कि लाइक ताकि बोर्ड ना हो एम्प्लॉयज़, वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाके और लर्न करें एंड फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो। एंड सेकेंडली जिस डिपार्टमेंट में अगर ओवर स्टाफिंग हुई हुई है एंड जहाँ पे नीड है, जहाँ पे अंडर स्टाफिंग है, तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही उन पोजीशंस को फिल कर सकते हैं। देन इज़ प्रमोशन। प्रमोशन जो होता है वो अब मेनली क्या होता है कि हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, बट नाउ वी आर शिफ्टिंग हिम टू द जॉब दैट हैज़ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होएगी, उसका पे भी इंक्रीज़ होएगा एंड उसके रिवॉर्ड्स जो हैं वो भी साथ के साथ ही इंक्रीज़ होएंगे जब उसको हम हायर पोजीशंस पे उसको हम प्लेस कर रहे हैं। So promotion is mainly vertical shifting of the employee. That means कि it is not from one department to another, it is from this department to upper department. Suppose अगर वो किसी एक lower level पे work कर रहा था तो उसको हमने middle level की कोई position दे दी, he was working as a supervisor, तो उसका वर्क बहुत अच्छा था, तो supervisor comes under third level, तो हमने उसको middle level पे कर दिया, हमने उसको manager बना दिया, किसी भी like production manager और anything. So that means हमने उसको प्रमोट कर दिया, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, उसका पे स्केल, उसका स्टेटस, जॉब स्टेटस सब कुछ इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम उसको सपोज़ कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई वर्क कर रहा था वर्कर, तो हमने चेक किया कि देयर इज़ नीड कि जहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स का कोई एक सेपरेट डिपार्टमेंट था, तो वहाँ पे अंडर स्टाफिंग हुई थी, तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दैट इज़ ट्रांसफ़र कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे में डाल दिया, बट जब हम लोअर डिपार्टमेंट से लोअर लेवल से उसको अपर लेवल पे अपग्रेड कर रहे हैं, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोर जॉब स्टेटस के साथ, पे के साथ, तो दैट इज़ नोन एज प्रमोशन। वो होती है वर्टिकल शिफ्टिंग एंड ट्रांसफर इज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। सो नाउ वील डिस्कस मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। इनके मेरिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले बेटर परफॉर्मेंस। व्हेन एम्प्लॉयज़ को पता होएगा कि जब वो देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उनको ये चीज़ पता है कि लाइक अगर वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होएगी, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क नहीं कर रहे, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो इससे वो न्यू स्किल्स डेफिनेटली लर्न करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला पर्सन अगर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल वाले डिपार्टमेंट में जाएगा, तो वो एक
प्रोसीजर फॉलो कर रहा था प्रोडक्शन के लिए, नाउ उसको इतना डिफ़िकल्ट नहीं होएगा बिकॉज दोनों रिलेटेबल हैं। सो वो क्या करेगा कि रॉ मटेरियल जो प्रोक्योर करना है उसके लिए कुछ न्यू थिंग्स जो है वो उसको लर्न करने को मिलेंगी, तो इससे परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूव होएगी बिकॉज वो बोर नहीं होएंगे एक ही जॉब को परफॉर्म करके। सेकेंडली अगर हम प्रमोशन की बात करें तो दे नो कि वो अगर कोई भी पर्सन प्रमोट हो रहा है तो इवन जो लोअर लेवल्स पे जो प्रमोट नहीं भी हुए हैं पर्टिकुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल में, तो उनको ये होप होएगा कि अगर ये पर्सन को प्रमोशन मिल रहा है, अगर ये सुपरवाइजर से मैनेजर बन रहा है तो वी कैन ऑल्सो डू दिस, सो दे विल ऑल्सो ट्राई टू परफॉर्म बेटर, कि ताकि एक चेन क्रिएट हो जाती है कि वो हायर लेवल के जो प्रमोशंस होते हैं वो लोअर लेवल को भी मोटिवेट करते हैं कि वो भी अच्छे से परफॉर्म करें एंड वो भी प्रमोट हो जाए। सो देन इज़ कॉम्पिटिशन। कंपटीशन कैसे हो जाता है कि जब पर्टिकुलरली उनके कलीग्स को अगर प्रमोशन मिल रहा है, ट्रांसफ़र मिल रहा है, सो दे विल एक कंपटीशन का स्पिरिट आ जाता है कि हर कोई बेटर परफॉर्म करना चाहेगा बिकॉज एवरीवन वांट्स कि उनकी या तो ट्रांसफ़र हो, दैट मीन्स कि जॉब में थोड़ा चेंज आए बिकॉज एक पर्टिकुलर जॉब को करके बोर्डम आ जाता है, और दे विल वांट कि उनकी जॉब जो है वो प्रमोट हो ताकि सैलरी भी इंक्रीज़ हो एंड कुछ न्यू लर्न करने को मिले। सो दैट इज़ वाई कंपटीशन होएगा जिससे सभी एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से compete करने के लिए बेटर परफॉर्म करेंगे, एंड इफ़ दे विल परफॉर्म बेटर तो अल्टीमेटली कंपनी का बेनिफिट होएगा कि कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी उसको ईजिली अचीव कर सकती है। देन इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो एम्प्लॉयज़ की बूस्ट होएगी, उनका मोराल जो है वो बूस्ट होएगा, उनको मोटिवेशन मिलेगी बिकॉज दे नो कि अगर वो कोई भी पर्टिकुलर जॉब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लाइक दे आर गिविंग गुड रिजल्ट्स एंड टाइम टू टाइम जो भी कंपनी की गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो प्रमोट होंगे हाई लेवल्स पे, और अगर प्रमोट भी नहीं हो रहे तो दे विल ट्रांसफ़र उनका हो जाएगा, दैट मीन्स कि न्यू स्किल्स उनको लर्न करने को मिलेंगे। सो इससे उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन, उनका मोराल जो है वो कंटिन्यूसली बूस्ट होता है बिकॉज उनकी जो जॉब है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मे बी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है या नहीं भी हो रही है, स्टिल वो लाइक न्यू स्किल्स लर्न कर रहे हैं, तो इससे क्या होएगा कि उनकी जो भी सेटिस्फैक्शन वो है जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे एंड प्रमोशंस वगैरह मिल रहे हैं, तो इससे उनका मोराल जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। देन इज़ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव। इंटरनल सोर्सेज की हम बात करें तो ये लाइक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कॉस्ट के टर्म्स में, बिकॉज अगर हम न्यू सोर्स बाहर से जाके हायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को अपनी पोजीशंस के लिए, एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होएगा कि पहले तो जो भी प्रोसेस होएगा सिलेक्शन का, लाइक ट्रेनिंग देने का, दैट विल बी वेरी कॉस्टली, हमें सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। सेकेंडली हमारी अगर हम इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही उनको रिक्रूट कर रहे हैं तो हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी बिकॉज हमें उनको इतना ट्रेन करने की नीड नहीं है, मेनली हम जॉब के रिगार्डिंग ही थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के से वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है तो हमें उनकी ओरिएंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराने की उनको नीड नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारी कॉस्ट जो है वो सेव होएगी। थर्डली जो अगर इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हो रही है तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं, तो इससे क्या होएगा कि वो टर्नओवर रेट जो है वो कम हो जाएगा, एब्सेंटिज्म जो है वो कम हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम है बिकॉज एम्प्लॉयज़ अब एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, तो इससे क्या होएगा कि जो हमारी डे टू डे कॉस्ट है वो भी हमारी सेव होती रहेगी, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड हमें अच्छे रिटर्न्स एंड अपने इन्वेस्टमेंट पे वो प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज़ वाई दे आर इकोनॉमिकल, बिकॉज इसमें कोई ट्रेनिंग कॉस्ट या फिर हायरिंग कॉस्ट, न्यू टैलेंट को हायर करने की जो कॉस्ट होती है वो इनकर नहीं होती है। देन इज demerits of internal sources. Firstly, we have discussed about internal sources, then their merits. Now we'll discuss what are the demerits of internal sources. सबसे पहले not suitable for new organization. कोई भी अगर न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी अभी स्टार्ट हुई है वहाँ पे इंटरनल सोर्सेज सूटेबल नहीं है बिकॉज उनके पास कोई भी ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं है जिनको वो ट्रांसफ़र कर सके या प्रमोट कर सके, न्यूली ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है, तो उस केस में उस न्यू ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई करना ही पड़ता है। देन इज रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ न्यू ब्लड।
न्यू ब्लड मीन्स कि जो न्यू टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में आना है उसका स्कोप ये लिमिट कर देता है इंटरनल सोर्सेस। दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं हम उन्हीं में से ही हायर कर रहे हैं। वी आर नॉट चेकिंग कि कोई इनसे ज़्यादा भी कैपेबल हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू जो हम एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर रहे हैं मे बी लाइक उनको जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज़ है उनके लिए ज़्यादा नॉलेज होएगी एज़ कम्पेयर्ड जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारे जो भी न्यू टैलेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो वो बेटर वे में परफॉर्म करें। मे बी वी आर नॉट गिविंग देम एनी चांस ऑल्सो। सो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाता है वही सेम एम्प्लॉयज़ को अगर हम हायर कर रहे हैं। देन इज़ नो स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। एक्चुअली में हम कहते हैं कि अगर हम इंटरनल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो उससे कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक उनमें कंपटीशन का स्पिरिट आ रहा है। बट इन रियलिटी कंपटीशन नो डाउट होता है इंटरनली उनमें, बट नॉट एट दैट मच लेवल, बिकॉज उनको पता है कि एक्सटर्नली तो कोई अपॉइंट होना नहीं है। जैसे भी है इंटरनल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट होनी है तो हमें या तो ट्रांसफ़र कर देंगे या प्रमोट कर देंगे, तो इससे वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक एंड लेज़ी हो जाते हैं। दे नो कि बाहर से कोई टैलेंट नहीं आ रहा, किसी से हमारा कंपटीशन नहीं है, तो अगर हम थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे या मतलब थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमें प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र जो है वो मिल जाएगा। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स होते हैं, उनके लिए वो एम नहीं करेंगे। वो एम तभी करेंगे जब आउटर टैलेंट, मोर कैपेबल टैलेंट को वो कंपनी अपॉइंट कर रही है। देन इज़ बायसनेस। डेफिनेटली जब भी प्रमोशन की बात करें हम तो कंपनी मैनेजर्स जो है वो बायस हो जाते हैं कहीं ना कहीं। दैट मीन्स कोई उनका फेवरेट एम्प्लॉई है या कुछ भी है, फेवरेटिज्म किसी भी मैनर में हो सकता है, तो हम पर्टिकुलरली बायसनेस दिखा देते हैं उनको अपॉइंट करने में। एंड मे बी समटाइम्स मैनेजर बायसनेस नहीं भी दिखा रहा, बट स्टिल जो भी बाकी के एम्प्लॉयज़ है दे विल फील कि यहाँ पे बायस रिजल्ट्स हैं, कि जिसको भी प्रमोट किया गया है कि लाइक बायसनेस वहाँ पे शो की गई है, पार्शियलिटी शो की गई है। देन इज़ लिमिटेड स्कोप। अब इसका स्कोप लिमिटेड इसीलिए है कि हर वेकेंट पोजीशन के लिए हम इंटरनल सोर्सेज पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लाइक अगर आप कोई सपोज अगर हम देखें स्कूल्स वगैरह में अगर कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रही है टेक्नोलॉजी लाइक GST एंड ऑल, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं उन्होंने GST के बारे में दे हैव नो नॉलेज। तो लाइक अगर हम आउटर टैलेंट अपॉइंट करेंगे उसके लिए तो बेटर होएगा कि ऐसा भी है कि वो भी ये लर्न कर सकते हैं नो डाउट, बट स्टिल अगर हमें एफिशिएंट रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, तो उस केस में हम जो भी हमारी वेकेंट पोजीशंस है उनके लिए हम एक्सटर्नल को प्रेफर करेंगे। सो सभी पोजीशंस के लिए हम इंटरनल सोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। So these were some of the demerits of internal sources. Now we'll discuss external sources. External sources mainly कौन से होते हैं कि जिनको हम जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स जो भी हमारा मेनली प्रोसेस है वो कब होता है, जो भी हमने लाइक रिक्रूटमेंट में लाइक जो भी हम कैंडिडेट्स को सर्च कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को, तो वो पॉइंट हम कहाँ कवर करते हैं, मेनली एक्सटर्नल सोर्सेज में, क्योंकि इंटरनली नो डाउट थोड़ा सा कम हो जाता है। दैट मीन्स कि एम्प्लॉयज़ हमें चेक करना पड़ता है कि किसको प्रमोट करना है, किसको ट्रांसफ़र, बट वो इतना लेंथी प्रोसेस नहीं होता। बट जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि दैट हमें डिस्कवर करना पड़ता है कि कौन सा एक्सटर्नल सोर्स, कौन सा मेथड है जो कि हमारी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए एंड उसके थ्रू हमें अपॉइंट करना चाहिए एप्लीकेंट्स को। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मेनली क्या होता है कि लाइक मैनी अ टाइम्स वी हैव सीन कि किसी भी कंपनी के बाहर उनके गेट पे नोटिस लगा होता है, नोटिस बोर्ड पे, दैट कि यहाँ पे लाइक ये पर्टिकुलर पर्सन की नीड है, लाइक एनी पर्सन इज़ रिक्वायर्ड है, एंड वहाँ पे हम जॉब डिटेल्स भी दे देते हैं कि ये डिटेल्स मतलब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देते हैं, जस्ट ये बता देते हैं कि रोल क्या होएगा, लाइक यहाँ पे कोई भी लेबर या वर्कर की रिक्वायरमेंट है, एंड हम उनको वहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं कि इस डेट पे सभी एम्प्लॉयज़ को प्रेमिसेस के बाहर, जो भी कंपनी के प्रेमिसेस हैं उनके बाहर गैदर होना है। दैट मीन्स कि सब इकट्ठे हो जाए इस पर्टिकुलर डेट पे, एंड देन ऑन द स्पॉट ही कंपनी उनमें से अपना जो भी कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हमने कोई भी पार्टी, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली नोटिस प्लेस कर दिया अपने नोटिस बोर्ड पे, उसको देख के सब पर्सन्स असाइन हो गए प्रेमिसेस के बाहर पर्टिकुलर असाइन डेट पे, एंड उनमें से हमने
ऑन द स्पॉट जो है वो हायर कर लिया। बट ये मेनली हम दो करते हैं कि लाइक हमें कोई अनस्किल्ड पर्सनस को हायर करना है। स्किल्ड पोजीशंस को हायर करने के लिए दिस इज़ नॉट अ सूटेबल मेथड, बिकॉज इसमें लाइक हम प्रॉपरली उनको जज नहीं करते हैं, प्रॉपर लाइक रिलाई नहीं कर सकते हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड है, किन लाइक कैसे वो आ रहे हैं, कैसे उन्होंने अप्लाई किया ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो भी अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं उनके लिए हम प्रेफर करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एंड इट इज़ क्विक मेथड एंड चीप भी होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा इनकर नहीं होती, ऑन दी स्पॉट हम रिक्रूट कर लेते हैं उनको एंड बहुत जल्दी क्विकली मैनर में करते हैं, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। देन नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। नाउ एडवर्टीजमेंट मेनली क्या होती है कि लाइक न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स या मैगजीन्स पे कंपनी एडवर्टाइज कर रही है कि उनको इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए दे नीड पर्सन्स टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पोजीशन। लाइक कभी भी हम बिजनेस चैनल्स या कुछ भी देख रहे हो तो वहाँ पे मेनली एडवर्टाइजमेंट का एक बॉक्स आता रहता है जहाँ पे वो कंपनी डिटेल्स देती है कि क्या जॉब पोजीशन है, क्या डिटेल्स है, एंड कंपनी के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती है। इससे क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट करने से कंपनी को वाइडर चॉइस मिल जाती है, लाइक वाइडर चॉइस इन द सेंस कि ज़्यादा पर्सन्स अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नोटिस को कुछ पर्सन्स ही नोटिस करेंगे जिन्होंने देखा, बट टेलीविज़न हर कोई लाइक टेलीविजन आई एम सेइंग कि न्यूज़पेपर्स हर कोई रीड करता है। तो न्यूज़पेपर्स के केस में क्या होएगा, न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न की अगर हम बात करें वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ रही है तो ज़्यादा लोग उस चीज़ को नोटिस करेंगे एंड अप्लाई करेंगे, एंड इस केस में हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने जॉब के बारे में। तो इससे क्या होएगा कि ये मेनली मेथड जो है हम यूज़ करते हैं टॉप पोजीशंस को हायर करने के लिए, कि जहाँ पे हमें सीनियर पोजीशंस जो हैं हायर करनी होती है मिडिल लेवल और टॉप लेवल की। देन इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मेनली जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहाँ पे जॉब सीकर एंड जॉब गिवर दैट मीन्स एम्प्लॉयर दोनों अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। सो जब भी कोई जॉब सीकर आता है इनके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो वो आगे कन्वे कर देते हैं एम्प्लॉयर्स को कि लाइक ये पर्टिकुलर पर्सन था एंड इसके ये स्किल्स हैं, तो आगे वो एम्प्लॉयर चेक कर सकता है कि उसको हायर करना है या नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ अ लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड द एम्प्लॉयर्स, एंड इसके लिए वो कुछ कमीशन भी चार्ज करते हैं एम्प्लॉयर से। Then is campus recruitment. कैंपस रिक्रूटमेंट इज़ अ वेरी कॉमन टर्म जो कि आज के टाइम में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है रिक्रूटमेंट की। कैंपस रिक्रूटमेंट में मेनली क्या होता है कि लाइक जो भी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनी वहाँ से जाके स्टूडेंट्स को हायर करती है। लाइक अगर उन्होंने अपना जब भी फाइनल ईयर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, वेदर इट इज़ MBA और एनी अदर डिग्री, तो कंपनी उनमें से जाके रिक्रूट करती है। तो यहाँ पे कंपनी अपना टाई-अप, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो अपना टाई-अप क्रिएट कर लेती है स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, एंड वहाँ पे जो भी फ्रेश टैलेंट है, कैंपस रिक्रूटमेंट में ये होता है कि कैंपस में ही जाके वो रिक्रूट करते हैं। तो इससे उनको बहुत अच्छा टैलेंट प्रोवाइड होता है, क्योंकि अभी अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी अभी लर्न किए होते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है, तो प्रैक्टिकली भी वो उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज उनको थ्योरेटिकल नॉलेज है। सो प्रैक्टिकली अगर कंपनी उनको ट्रेनिंग देगी तो वो अच्छे वे में परफॉर्म करेंगे। सो कैंपस रिक्रूटमेंट में नो डाउट हमारे पास फ्रेशर्स ही आते हैं मेनली, बट स्टिल उनका कैलिबर बहुत ज़्यादा होता है एंड लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सो दैट इज़ वाई जो भी कंपनीज होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो डेफिनेटली ये चीज़ को प्रेफर करती है कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से जाके स्टूडेंट्स को हायर करें।